वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है द रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन। लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये द रिचर्डसन इक्वेशन। कंप्लीट हम यहाँ पर डेरिवेशन का स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन। इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस अब लेकर आया है ऑनलाइन होम ट्यूशन क्लासेस फॉर क्लास 9 टू क्लास 12, जहां पर फिजिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक लेवल से। प्रॉपर चैप्टर वाइज आपके पास वर्कशीट और स्टडी शीट अवेलेबल रहेगी। शानदार एक्सप्लेनेशन होने वाला है। कहीं पर भी आपको फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। एक्सपीरियंस ऑफलाइन क्लासेस के जैसे ही रहेगा। पर्सनल ट्यूटोरियल आपके पास रहेगा। ओके, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इसके साथ साथ ही प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर भी अवेलेबल रहेंगे। तो बिना किसी देरी किए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए फॉर द ऑनलाइन होम ट्यूशन क्लासेस। सो नाउ टॉपिक पे आते हैं। देखो, रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन, इसको स्टडी करने से पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि थर्मोनिक इमिशन क्या है, थर्मोआयनिक इमिशन क्या है। बेटा हम मेटल की बात करें तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गुड कंडक्टर होती है मेटल, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के अंदर बाउंड ही होते हैं, बाउंड ही होते हैं। लेकिन जब हम उस मेटल को एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, मतलब हीट करें, जब उस क्या बोलते हैं मेटल को हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवाए या हीट प्रोवाइड करवाए उसको या हीट करें, तो वो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करके मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को ही थर्मो आयनिक इमिशन बोलते हैं। पर ये फिनोमेना होगा कब? आप इधर देखो, डायग्राम में भी समझाया गया है हमने। देखो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आपने इसको हीट प्रोवाइड करवाई तो मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो गए, बाहर निकल गए, ठीक है। मेटल की हम बात करें तो इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है कहीं ना कहीं इसमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बाउंड है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करना ही करना है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बाउंड है और बाहर नहीं निकल पा रहे, नहीं निकल पा रहे। पर जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड करवाई और इन इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो गई जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर सके, या हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा इनकी एनर्जी हो गई, तो क्या होगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से एनर्जी जिसकी ज्यादा है, आजकल तो जिसका समझते हो ना, पावर जिसकी ज्यादा है उसका ही दबदबा चला है। तो यहाँ पर भी जैसे इनको हीट मिली, जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिली, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से बाहर निकल गए, यानी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया। तो आपको हीट इतना प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर सके, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर सके। तो जिन जिन इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर सके, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर बाहर चल जाएंगे मेटल की सरफेस से। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। अब क्वेश्चन ये रह सकते कि मैम हमने ये पढ़ा क्यों है। रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन बेसिकली रिलेशन बताती है यहाँ पे करंट डेंसिटी और वर्क फंक्शन के बारे में, किसके लिए? थर्मोनिक इमिशन की प्रोसेस के अंदर। तो आपको थर्मोनिक इमिशन पता है तो रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन आपको इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन में हम एक रिलेशन डेराइव करते हैं किस किस के बीच में? करंट डेंसिटी और वर्क फंक्शन के बीच में इन द प्रोसेस ऑफ थर्मो आयनिक इमिशन, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको थर्मो आयनिक इमिशन पहले पढ़ाया है। तो लिखो इसको, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस अंडर द इफेक्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मो आयनिक इमिशन। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना ही क्या कहलाएगा? थर्मो आयनिक इमिशन कहलाएगा। जब मेटल को आप हीट प्रोवाइड कराते हो, हीट प्रोवाइड करवाते हो मतलब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो बेसिकली। Okay, so it's occur when the thermal energy of metal overcome the electrostatic force that hold the electron to the surface. Okay, these emitted electrons are called thermoions. इन इलेक्ट्रॉन को हम thermoions बोलते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है उसे हम बोलेंगे थर्मोआयनिक करंट। क्या बोलेंगे? थर्मोआयनिक करंट, ठीक है। बात समझ आई तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द टॉपिक पे आओ, द रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन। पहले तो इतना डिफिकल्ट नाम क्यों रखा है? अरे डिफिकल्ट नाम कुछ भी नहीं है, दोनों साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका डेरिवेशन दिया इसलिए इनके नेम से इसका डेरिवेशन क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का नाम रख दिया। क्या है? रिचर्डसन, ये एक अलग साइंटिस्ट है, दुश्मन एक अलग साइंटिस्ट है। सो द रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन क्या है ये? द इक्वेशन रिलेट करंट डेंसिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक
इमिशन टू द वर्क फंक्शन। अब मैम यहाँ पे तो दो नई टर्म आ गई, एक आ गया आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ करंट फ्लो पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड बाय करंट डेंसिटी, ठीक है। नाउ द वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आप कितना मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो, उस एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे ही हमने यहाँ पे वर्क फंक्शन का नाम दिया है, फाई से हम यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं। तो है क्या रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो थर्मो आयनिक इमिशन के अंदर करंट डेंसिटी और वर्क फंक्शन के बीच में एक रिलेशन बताता है। रिलेशन है J इक्वल टू ए टी स्क्वायर ई की पावर माइनस का फाई अपॉन के टी। यहाँ पर ए एक कांस्टेंट है, जो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज आएगी उसको हमने अनदर कांस्टेंट का नाम देना है विच इज ए। टी यहाँ पर टेम्परेचर है, फाई वर्क फंक्शन है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी वही जो टेम्परेचर पे आप ये प्रोसेस कर रहे हो। तो इसको लिखिए जल्दी से, 2 मार्क्स में आता है तो इट्स सफिशिएंट, और लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो कंप्लीट हम डेरिवेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो लास्ट तक लेक्चर में बने रहना, बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। द इक्वेशन रिलेट्स द करंट डेंसिटी ऑफ द थर्मोनिक इमिशन टू द वर्क फंक्शन फाई, ठीक है। और वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, ठीक है, एंड द टेम्परेचर T of the emitting material is given by J equal to AT square e की पावर माइनस का phi upon KT। तो यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम डेरिवेशन पर आते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज में लेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। लिख लिया हो तो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़े हम। नाउ अब डेरिवेशन पे आते हैं। देखो मेटल की हम बात करें तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं वो एनर्जी लेवल्स के अंदर स्टे करते हैं। इन एनर्जी लेवल्स में 80 इक्वल टू 0 मैक्सिमम जो एनर्जी होती है, 80 इक्वल टू 0 केल्विन बोल रहे हो, एब्सोल्यूट T इक्वल टू 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसे हम यहाँ पे फर्मी एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी। इस फर्मी एनर्जी से ऊपर वाले लेवल खाली है, वैकेंट है, और इससे नीचे वाले एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, ठीक है। नाउ अभी यदि इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से बाहर निकलना है तो एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाए कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाए। बेटा हम यहाँ पे एक न्यू टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे विच इज द पोटेंशियल बैरियर। क्या है ये पोटेंशियल बैरियर, किसी भी मैं एटम की बात करूँ, यहाँ पे बेसिकली हम मेटल लेके चल रहे हैं, मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल के अंदर हम बात करें, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, चार्ज है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है। जो जो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाए कि इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स, वो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थर्मोनिक इमिशन को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डिफाइन करा है पोटेंशियल बैरियर, और ये हमने EF डिफाइन करा है, इट इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम एनर्जी EF, ठीक है। तो हम यदि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवा दें, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवा दे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताओ, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हो, वर्क फंक्शन ना। तो इतना एनर्जी प्रोवाइड करवाना है, मतलब मैं W में से इसको माइनस कर दूं तो W यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, तो W में से EF को मैं माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब इतना एनर्जी मुझे प्रोवाइड करना है, W माइनस EF। W माइनस EF को मैं यहाँ क्या बोलूंगी, वर्क फंक्शन ना। क्यों, हमने डिफाइन करा है मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवा दूंगी तो ये इजेक्ट कर जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमने क्या बोला है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन अंडरस्टूड है, यहाँ से कितना आया, W माइनस का AF आया, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पर करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। करंट डेंसिटी J कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, I इज डिवाइड बाय A। I क्या होता है, Q बाय T, ठीक है। Q बाय T इट्स मल्टीपल A। Q यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, तो N मल्टीपल इलेक्ट्रॉन इट्स मल्टीप्लाई बाय T मल्टीपल A, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको मैं कैपिटल N बोल रही हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कैपिटल N कैलकुलेट करना है। कैपिटल N कैलकुलेट करना है फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर द फर्मी पार्टिकल। तो यहाँ पर हम यूज में लेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ पर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए मैं कैलकुलेट करूंगी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ पोटेंशियल, इन द रेंज ऑफ मोमेंटम P एंड P प्लस dP। देखो इसको लिखवाती हूँ मैं, अपने आप अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक है। यहाँ पे हमने मेटल का ड्रॉ करा है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अ पोटेंशियल बैरियर W, W से मैं डिनोट कर रही हूँ, तो अ पोटेंशियल बैरियर W इज प्रोड्यूस ऑन द मेटल सरफेस विच डज नॉट अलाउ टू फ्री इलेक्ट्रॉन टू एस्केप द मेटलिक सरफेस। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर जनरेट हो गया है। बट इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो गई तो फिर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर, देन इलेक्ट्रॉन वुड बी कैपेबल of coming out of the metallic surface. At T equal to 0 Kelvin, maximum possible energy of electron is equal to Fermi energy which is defined by EF. तो यहाँ पे वर्क फंक्शन हमारा कितना निकल कर आ रहा है, W माइनस का EF निकल कर आ रहा है। Now we use Fermi-Dirac statistics for calculate the number of electrons per unit volume having the momentum in the range। यहाँ पर जिन जिन पार्टिकल्स का एनर्जी रेंज है आपका P प्लस डी पी, P और P प्लस डी पी, ठीक है, उन एनर्जी जिन जिनका मोमेंटम इतना है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल Dn इक्वल टू क्या होता है, Gs, Gs यहाँ पे क्या होती है, डिजेनरेसी होती है, 4 पाई P स्क्वायर dp, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम अपॉन एच क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT, यहाँ पे +1 आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे को पता है कि ये होता है, ये एक्सपोनेंशियल में नहीं आता है, +1 आता है, करेक्ट करना इसको, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे GS है डिजेनरेसी, उसका फॉर्मूला होता है 2s + 1, s यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 1/2 +1, तो बेटा कितना आया मेरे पास, 2 आया, ठीक है। तो इसको GS को तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ ना, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम बात करें 4 पाई P स्क्वायर dp, ये क्या है आपका मोमेंटम एलिमेंट है। एक मिनट में देख लेते हूँ, नीचे का दिख रहा है, यस यहाँ तक दिख रहा है, दिस इज द मोमेंटम एलिमेंट इन स्पेस, या फिर हम लिख दे दिस इज एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस में एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, dpx dpy dpz, हमने पढ़ा है ना इससे पहले फेज स्पेस, वहां पे भी डिफाइन करा है कि वॉल्यूम हम ये डिफाइन करते हैं। तो ये dn हमारा कितना आएगा, देखो dn हमारा कितना आएगा, यहाँ से dn मेरा कैलकुलेट होकर आ रहा है, gs को मैं यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ बेटा, 2, ठीक है, इसको अपॉन एच क्यूब, इसको हम पुट कर दे डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इट्स डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो E माइनस ई एफ है वो आपका ग्रेटर देन है किससे, KT से। अब ये इससे ज्यादा ग्रेटर देन हुआ तो फिर एक्सपोनेंशियल E माइनस ई एफ अपॉन KT भी आपका 1 से ज्यादा होगा। यदि 1 से ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सो वी नेग्लेक्ट 1 हियर, ठीक है, मैंने 1 को नेग्लेक्ट करा और इस टर्म को मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ। तो मुझे dn का सिंपल सा एक्सप्रेशन बनाना है, वो आया 2 अपॉन एच क्यूब dpx dpy dpz, ठीक है, और इस टर्म को यदि मैं ऊपर लेकर गई तो एक्सपोनेंशियल माइनस E माइनस ई एफ अपॉन KT, ये मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कैसे सिंप्लीफाई करें, मोमेंटम क्या होता है आपका, पीक क्या होता है, mv ना, तो यहाँ पे dpx को मैं क्या लिख सकती हूँ, m dvx, dpy को हम लिख सकते हैं m dvy, dpz को हम लिख सकते हैं m dvz, ठीक है। इसके साथ साथ ही एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर x प्लस हाफ mv स्क्वायर y प्लस हाफ mv स्क्वायर z, ठीक है। यदि ये मॉडिफाई हम इस इक्वेशन 1 में कर दे तो इक्वेशन 1 आपका क्या निकल कर आएगा, देख लेते हैं क्या निकल कर आएगा, dn इक्वल टू 2 अपॉन एच क्यू, ठीक है, पुट करें वैल्यू, एक्सपोनेंशियल माइनस है आगे, ठीक है, तो माइनस का हाफ mv स्क्वायर x और नीचे क्या है आपका KT, ठीक है, ये बन रहा है मेरा। इसके साथ साथ ही एक्सपोनेंशियल माइनस का mv स्क्वायर y अपॉन 2KT, एक्सपोनेंशियल माइनस का mv स्क्वायर z अपॉन 2KT। एक्सपोनेंशियल की पावर में थी तो मैंने उसको सेपरेटली लिख लिया, और एक्सपोनेंशियल माइनस आगे है और माइनस है तो एक्सपोनेंशियल EF अपॉन KT, ये एक्सप्रेशन बन रहा है।
आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसकी भी पुट कर देते हैं, dpx dpy dpz। क्या पुट करें, एम 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 क्यूब ना, तो मैं एम क्यूब यहाँ लिख रही हूँ। इसके बाद बचा आपके पास यहाँ पे dvx dvy dvz। बताओ इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आपको? ई की वैल्यू पुट कर दी और पी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ तक लिखो, इसके बाद आगे बताते हैं हम। देखो अब हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं कि आपका जो मेटल है वो कहाँ है, वाई जेड प्लेन के अंदर है और एक्स नॉर्मल है। इस तरह से आपका जो मेटल है वो वाई जेड प्लेन के अंदर रखा हुआ है। वाईजेड प्लेन के अंदर हमने मेटल को कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा, अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो बेसिकली हम बात करें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, एक्स डायरेक्शन यहाँ पे मेन कंपोनेंट है, वाई और जेड कंपोनेंट आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यहाँ पर वेरी करेगा। सो नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले जेड और वाई कंपोनेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट लगाकर, ठीक है। तो आप इसके बाद ये लिखिए, लेट द मेटल सरफेस लाइज इन yz plane, x is normal to the surface, so x component of the velocity is important for the emission of electron, y and z components vary from minus infinity to infinity। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो dn इक्वल टू आपका कितना आया, 2 अपॉन एच क्यूब, एम क्यूब मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये जो एक्सपोनेंशियल EF अपॉन KT इसको हम अलग रख लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम जो 2EG है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dvx, ठीक है। लिमिट लगा दूं बेटा मैं y और z वाले कंपोनेंट पे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अप्लाई करते देखो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का एम वी स्क्वायर वाई अपॉन 2KT, ठीक है, dvy। इसके साथ साथ आपके पास एक और टर्म है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का एम वी स्क्वायर जेड अपॉन 2KT dvz। अब देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और कई बार हमने सिंप्लीफाई भी करा हुआ है, तो डायरेक्ट अब तो लैंड भी हो गया होगा कि इसका एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई बाय अल्फा की पावर हाफ रिजल्ट आता है, ठीक है। हम यहाँ पे अल्फा बात करें तो अल्फा हमारा है एम अपॉन 2KT। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी कैन से हियर कि माइनस एम वी स्क्वायर वाई अपॉन 2KT dvy मेरे पास आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आ रहा है पाई, ये लो पाई अपॉन अल्फा, अल्फा कितना है एम अपॉन, तो एम में यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2KT को मैं ऊपर ले जाती हूँ, इसकी पावर हाफ। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का एम वी स्क्वायर जेड अपॉन 2KT, वैसे गामा फंक्शन फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर लेना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई KT अपॉन m की पावर हाफ, मेरे पास इन दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यूज ये आ रही है। नाउ इफ आई पुट इन अबाउ इक्वेशन, हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखो एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं, यस देखो इधर पुट करूं तो dn आपका कितना आएगा बेटा, 2m क्यूब अपॉन h क्यूब, ठीक है। एक्सपोनेंशियल EF अपॉन KT ये ऑलरेडी चल रहा है मेरा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर एक्स अपॉन 2KT ऑलरेडी है, और dvx इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ हाफ कितना हो जाएगा 2 पाई KT इज डिवाइड बाय m। ओके, सो नाउ इफ वी मोर सिंप्लीफाई दिस, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dn मेरे पास कितना आया, जो कैंसिल आउट हो रहा है, m से m कैंसिल है तो कितना बचा 2m स्क्वायर, और पाई है यहाँ पे KT है अपॉन h क्यूब, ये बच रहा है मेरे पास, है ना। और एक्सपोनेंशियल EF अपॉन KT ये तो चल ही रहा है। अब अपने पास बचा है एक्सपोनेंशियल माइनस का एम वी स्क्वायर एक्स अपॉन 2KT dvx, इक्वेशन नंबर 3। आ जाऊँ यहाँ तक, लिखो जल्दी से, इसके बाद मैं आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सिखाती हूँ कि लास्ट में जब अपने को टारगेट में क्या रह रहा है, टारगेट में तो बस इतना सही बचा है कि अब मेरे को Vx वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। इस मेटल से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब इन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाए। एनर्जी की हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर एक्स लूंगी मैं एक्स कंपोनेंट, क्योंकि नॉर्मल हमने वहां पे एक्स एक्स ली थी जब हमने इससे पहले वाली सेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। सो व्हेन द मेटल इज हीटेड व्हेन ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन एस्केप विच फुलफिल द कंडीशन, कौन सा इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे एस्केप हो पाएंगे जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, Vx इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2W बाय m। नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं विच इज डिफाइंड बाय एन। इसको हम किस तरह से निकालेंगे, डी एन एक्स हमने निकाला, दिस इज डी एन एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो वी एक्स से, ठीक है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ये है आपका डी एन, तो यहाँ से हमें एन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एन कर दो, ठीक है। ये डी एन हमारा ये रहेगा। इंटीग्रेशन अब हम कहाँ से कहाँ तक करें, इंटीग्रेशन की बात करिए तो वेलोसिटी इससे मतलब ये या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे बेटा 2w/m, इससे और इससे ज्यादा, तो मतलब मैं लिमिट ये लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन, देखो जो कांस्टेंट है मैं पहले कांस्टेंट्स को बाहर ले लेती हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन के टी, हम लगा रहे हैं लिमिट अंडर रूट 2w/m, 2w/m से इंफिनिटी, ठीक है। और ये है एक्सपोनेंशियल माइनस का m v स्क्वायर x अपॉन 2kt, इट्स मल्टीप्लाई बाय vx, इट्स मल्टीप्लाई बाय dx dvx। तो बच्चे अब हमें यहाँ पे एक नया इंटीग्रेशन आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इस इंटीग्रेशन को यदि हम सिंप्लीफाई कर ले और वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास n भी आ जाएगा। अब n आ गया तो नंबर डेंसिटी निकालना तो हमारे बाएं हाथ के कहला, यही तो नंबर डेंसिटी है, तो इसको ये सिंप्लीफाई कर लिया तो नंबर डेंसिटी निकल कर आ जाएगा। तो n कैसे करें, देखो चलो इस इंटीग्रेशन को उठा लेते हैं। इस इंटीग्रेशन में बेटा मैं बात करूँ, वी कंसिडर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ कि जो वी स्क्वायर एक्स है वो क्या है आपका टी है, ठीक है। अब मैं लोअर लिमिट के लिए बात कर रही हूँ, फॉर लोअर लिमिट वी एक्स आपका कितना है, अंडर रूट 2w/m, तो यहाँ से वी एक्स आपने ये लिखा है, तो बेटा टी कितना आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा 2w/m, हम ये वैल्यू यहाँ पे इसमें लेने वाले हैं। वी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2vx dvx इज डिवाइड बाई dt, तो vx dvx को भी मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, dt/2 से रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो, फॉर लोअर लिमिट, अपर लिमिट की भी बात कर लो ना। अपर लिमिट के लिए मैं क्या बोलूंगी, अपर लिमिट में आपका vx इंफिनिटी है तो ऑब्वियस टी भी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो बेसिकली ओवरऑल इंटीग्रेशन मेरा टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो n इक्वल टू आया 2m स्क्वायर पाई के टी अपॉन एच क्यू एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन के टी, ठीक है। लिखे इसको, करें सिंप्लीफाई। अब टी के है तो टी की लिमिट लगेगी, टी के लिए लोअर लिमिट कितना आ रहा है, टी के लिए लोअर लिमिट आ रहा है 2w/m, अपर लिमिट मेरे पास इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस का m, वी स्क्वायर को मैंने t लिखा, 2kt लिखा, vx dvx को क्या लिख सकती हूँ, dt/2, ओके। तो ये dt/2, 2 यहाँ के 2 से हम कैंसिल आउट कर दें। बेटा यहाँ पे 4 था क्या मेरे पास, शायद मेरे पास 4 था, मुझे जितना ध्यान है 4 था ना, कोई बात नहीं, अभी इट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल माइनस का m t अपॉन 2kt dt, एक मिनट देख लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं अपने हाथ में सारा। यस यस, ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी, ठीक है, लिमिट लगा दी। एक्सपोनेंशियल ठीक है लगा दी, माइनस m वी स्क्वायर एक्स को मैंने टी पुट करा, ठीक है, ये भी सही है, 2kt लिखा है मैंने, वी एक्स डी वी एक्स को मैंने dt/2 लिखा, तो 2 को मैं इधर ले आई, ठीक है। अब करो इसको सिंप्लीफाई, लिखो, चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर रहे थे तो हमारे पास 2πkt/m आ रहा था, है ना, तो वो एक 2 इस इंटीग्रेशन का हमने लिखा नहीं है, तो वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड ये 2 से मैं एक 2 कैंसिल कर रही हूँ, तो 2πm स्क्वायर के टी अपॉन एच क्यूब एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन के टी, कर इसको सिंप्लीफाई, ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस का अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन, तो डिवाइड में माइनस अल्फा आएगा, है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस का एम टी अपॉन 2kt, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का m अपॉन 2kt, मैं इसका लिमिट लगाऊंगी कहाँ से कहाँ तक जी, ये 2w/m से इंफिनिटी तक लगा दो, पुट करो, लिमिट्स पुट करते हैं, देखते क्या आता है। ओके, अब लिमिट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमने लिमिट यहाँ पे अप्लाई करी है। सबसे पहले देखो हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट अप्लाई करो विच इज माइनस इन्फिनिटी, वो अप्लाई करिए, माइनस लोअर लिमिट हमने अप्लाई करी, जो कैंसिल हो रहा था वो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा, लिखो इसको 2kt/m 2πm स्क्वायर kt अपॉन एच क्यूब,
तो n यहाँ पे कितना आ रहा है, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये टर्म बची, m से हमने एक टर्म कैंसिल कर दिया है, एक्सपोनेंशियल AF अपॉन KT हमारे पास है, इसकी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, माइनस यहाँ से m कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म ये बची है। अब हम इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से तो 0 हो जाएगा, इस ओवरऑल टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस साइन यहाँ एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k² t² m पाई अपॉन h³ ये रिमेनिंग टर्म है। एक्सपोनेंशियल, देखो ये दोनों टर्म एक्सपोनेंशियल में तो हमने साथ में लिखा है EF अपॉन KT माइनस का W अपॉन KT, तो हमने इसको साथ में कमांड में ये लिखा है, क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे पास वर्क फंक्शन क्या होता है, W माइनस EF होता है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया माइनस का 5। नाउ कांस्टेंट क्वांटिटी को अलग रखा है, 4k² m पाई अपॉन h³ t², और ये वाला एक्सपोनेंशियल का जो टर्म है ये ओवरऑल कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, इस ओवरऑल टर्म को एक अनदर कांस्टेंट का नाम दिया है विच इज a, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो हियर a आपका कितना है 4k² m पाई अपॉन h³ t² एक्सपोनेंशियल माइनस का 5 अपॉन kt, दिस इज रिचार्डसन-दुशमन इक्वेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि रिचार्डसन-दुशमन इक्वेशन का एक सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ कुछ हमने वहाँ पे ट्रिक्स यूज में लिए हैं, और इसके साथ साथ ही कुछ इंटीग्रेशंस का डायरेक्ट यूज में लिया है जो कि आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको अच्छे से एक बार लिख लेना, एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना, तो ये आपके हाथ पर आ जाएगा, कंप्लीट डेरिवेशन आपके हाथ पर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।